आगरा में रहने वाली रोहिणी जी अपने पति रामचरण जी के साथ रहती थी। उनका बड़ा बेटा बहू उनके साथ ही रहते थे, जबकि छोटा बेटा गुड़गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह वहीं दोनों काम करते थे, जिस वजह से उनका ज़्यादा यहाँ आना नहीं हो पाता था। एक दिन अचानक रामचरण जी को दिल का दौरा पड़ा और वह यह दुनिया छोड़कर चले गए। अब रोहिणी जी अकेली रह गई थी। अपने कमरे में पति की तस्वीर पर लगे हार ने रोहिणी जी को हिलाकर रख दिया था। बुढ़ापे में अकेलेपन की पीड़ा इतनी असहनीय और दिल की को चीरने वाली होती है। सोचते सोचते रोहिणी जी का दिल दर्द से भर उठा था। आंखों से बार बार आंसू छलक कर आ रहे थे। उनके पति से जुड़ी सभी चीज़ों को समेटकर अलमारी में रख दिया गया था। उनका हंसी से गुलजार कमरा आज एकदम शांत हो गया था। यह सन्नाटा रोहिणी जी को काटने को दौड़ रहा था। रोहिणी जी के पति रामचरण जी का निधन हुए 20 दिन बीत चुके थे। उनके क्रियाकर्म में सम्मिलित होने वाले सभी रिश्तेदार जा चुके थे। ऐसा नहीं था कि वह बिल्कुल अकेली थी। रोहिणी जी के 2 बेटे और बहुएं हैं। बड़े बेटे दिलीप का अपना कारोबार है और बड़ी बहू वर्षा एक गृहिणी है। उनका छोटा बेटा अनुज और उसकी पत्नी प्रीता गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक साथ काम करते हैं। साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। उनकी शादी को 2 वर्ष हो चुके हैं। रोहिणी जी अपने बड़े बेटे दिलीप के पास रहती थी। वह टीबी और शुगर की मरीज थी। अक्सर उनकी तबीयत खराब ही रहती थी, जिस कारण वह ज़्यादा उठ और चल नहीं पाती थी। जब तक उनके पति जीवित थे, वे उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का पूरा ध्यान रखते थे। उन्हें जरा सी भी दिक्कत नहीं होने देते थे। लेकिन पति की अचानक मृत्यु से रोहिणी जी का जीवन नीरस हो चुका था। पिता के क्रियाकर्म के बाद उनके छोटे बेटे अनुज और उसकी पत्नी प्रीता को नौकरी पर जाना जरूरी था, इसलिए वे दोनों वापस चले गए। अनुज और प्रीता रोहिणी जी को भी अपने साथ ही ले जाना चाहते थे, लेकिन रोहिणी जी की बड़ी बहू उसी समय मुस्कुराते हुए बोली, अरे देवर जी, आप लोग तो नौकरी पर चले जाएंगे, माँ जी तो अकेले वहाँ परेशान हो जाएंगी। माँ जी को यही रहने दीजिए, हम उनका बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हर दिन बीतने के साथ अब रोहिणी जी पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगीं। लेकिन उनके बड़े बेटे और बड़ी बहू को तो उनसे कोई मतलब ही नहीं था। वे अपनी ज़िंदगी में ही मस्त थे, लेकिन वे माँ को अपने पास इसलिए रखना चाहते थे ताकि वे हर महीने आने वाली अपने पिता की पेंशन ले सकें। इसके अलावा अनुज भी हर महीने गुड़गांव से पैसे भेजा करता था, जिसे दोनों पति पत्नी ले लेते थे। एक दिन रोहिणी जी ने अपने बड़े बेटे दिलीप को बुलाकर कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, एक बार मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो दिलीप गुस्से में कहने लगा, माँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद ही चली जाओ। तो रोहिणी जी ने कहा, बेटा, तुझे तो पता ही है मेरी हालत के बारे में, कहीं पर भी चक्कर खाकर गिर पड़ती हूँ। तभी दिलीप बोला, माँ, एक काम कीजिए, आप अनुज को फ़ोन करके उससे पैसे मंगवा लीजिए। जब वह पैसे भेज देगा तो मैं आपको ले चलूँगा। अपने बेटे की यह बात सुनकर रोहिणी जी हैरान रह गईं और बोली, बेटा, अभी तो हर महीने तुम्हारे बाबू जी की पेंशन आती है और तुम भी कमाते हो, फिर भी तुम्हारे पास मेरी दवाइयों तक के लिए पैसे नहीं हैं। रोहिणी जी की यह बात सुनकर उनकी बड़ी बहू वर्षा बोली, कैसी माँ हैं आप जो अपने बेटे के पैसों पर नज़र रखती हैं। महामारी फैलने के कारण हमारा पूरा काम धंधा चौपट हो चुका है और देवर जी तो
अपनी नौकरी में खूब कमाई कर रहे हैं, अच्छा खासा पैकेज ले रहे हैं। आपका बाकी का खर्च तो हम उठा रहे हैं। अगर थोड़े पैसे देवर जी दे देंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ठीक है बहू, ला मेरी बात करा दे अनुज से, रोहिणी जी ने कहा। तो वर्षा ने फ़ोन मिलाकर रोहिणी जी को पकड़ा दिया। जैसे ही अनुज ने फ़ोन उठाया, रोहिणी जी बोली, हेलो बेटा अनुज। अरे माँ आप, प्रणाम, कैसी हो आप? बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो सोचा डॉक्टर के पास चली जाऊं। अरे माँ आपकी तबीयत खराब है और आप अभी तक सोच रही हैं? नहीं बेटा, वह बात यह है कि मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी। अरे माँ तो पहले बता दिया होता। ठीक है, मैं अभी भैया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। आप तुरंत से पैसे निकाल कर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यह कहकर अनुज ने फ़ोन रख दिया और अपने बड़े भाई के अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा दिए। थोड़ी देर में दिलीप के पास पैसे ट्रांसफ़र होने का मैसेज आ गया। तब रोहिणी जी बोली, बेटा आ गए पैसे? अगर पैसे आ गए हों तो चल मुझे डॉक्टर के पास ले चल। हाँ माँ पैसे तो आ गए हैं, लेकिन मैं अभी भी आपको डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा सकता, थोड़ी देर में ले जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। ऐसा कहते हुए दिलीप उसी समय घर से बाहर चला गया। रोहिणी जी मायूस होकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गईं और अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगी। जब काफ़ी देर तक वह नहीं आया तो उन्होंने अपनी बड़ी बहू वर्षा से कहा, बहू तुम ही मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, ऊपर से पूरा बदन दर्द कर रहा है। उसी समय बड़ी बहू झल्लाती हुई बोली, आपको तो कोई और काम है नहीं, घड़ी घड़ी अपना रोना लेकर बैठ जाती हैं। आज यहाँ दर्द है तो कल वहाँ दर्द, अरे बुढ़ापा है, यह सब तो लगा ही रहेगा। अब हम सारा दिन आपकी सेवा में तो नहीं लग सकते ना बहू? वो मैंने दिलीप से कहा था लेकिन वो चला गया। तभी वर्षा चिल्लाने लगी, कहने लगी, मैं क्या करूं, बाहर चले गए तो मैं अपने घर का काम संभालूं या आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं? चुपचाप पड़ी रहो और अपने बेटे के आने का इंतजार करो। बार बार एक ही बात बोलकर मेरा दिमाग खराब मत करो। रोहिणी जी अपनी बहू की बात सुनकर चुप हो गईं और चारपाई पर लेटी हुई अपने हालात पर आंसू बहाने लगी। इंतजार करते करते रोहिणी जी थक चुकी थी, लेकिन दिलीप रात के 12 बजे घर आया और वह भी शराब पीकर। अंदर आते ही वह अपने कमरे में चला गया। उसने एक बार अपनी माँ को देखा तक नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर रोहिणी जी समझ गई कि उनका बेटा नशे की हालत में है। वह चुपचाप यूं ही पड़ी रहीं। ऐसी हालत में उससे कहते भी तो क्या, लेकिन उनके शरीर में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस हो रही थी। तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। बिना दवाई और खाने के वह अपने बिस्तर पर बेसुध हालत में पड़ी हुई कराह रही थी, परंतु किसी को उनसे कोई मतलब नहीं था। उधर गुड़गांव में अनुज और उसकी पत्नी प्रीता को भी घर लौटते लौटते देर हो गई थी। तभी अनुज को अपनी माँ की याद आई और बोला, मैं भी कितना नालायक बेटा हूँ, काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि माँ का हालचाल भी नहीं पूछ सका। आज माँ की तबीयत खराब थी। तभी प्रीता बोली, कोई बात नहीं, मैं माँ जी को अभी फ़ोन करके उनका हालचाल पूछती हूँ। फिर अनुज बोला, नहीं नहीं रहने दो, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, माँ सो गई होंगी, वैसे भी उनकी तबीयत खराब है और कल तो काम के सिलसिले में हमें आगरा जाना ही है। फ़ोन नहीं करते हैं, माँ को अचानक जाकर सरप्राइज़ दे देंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, प्रीता ने कहा। तो दोनों जल्दी से घर पहुँचे और थोड़ा बहुत जो भी खाना था खाकर अपनी पैकिंग करने लगे। सुबह की फ़्लाइट से वह जल्दी ही आगरा पहुँच गए।
और टैक्सी करके सीधे घर पहुंच गए। डोर बेल बजाते ही दिलीप ने गेट खोला, लेकिन जैसे ही गेट खोला तो अपने भाई और उसकी पत्नी को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे अनुज तू अभी! अनुज मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई के गले लग गया। वे तीनों अंदर आए, लेकिन वर्षा को कोई खबर ही नहीं थी। वह अपने कमरे में बच्चों के साथ सोई हुई थी। अनुज और प्रीता अपनी माँ के कमरे में गए और दिलीप अपने कमरे में पहुंचकर अपनी पत्नी वर्षा को जगाने लगा। अरे वर्षा उठो, देखो अनुज और प्रीता आए हैं। जैसे ही वर्षा के कानों में अनुज का नाम सुनाई दिया, वह एकदम से उठ खड़ी हुई। क्या बात कर रहे हैं आप? सुबह सुबह अनुज कैसे आ गया? बिखरे हुए बालों में वर्षा हैरानी से बोली। तो दिलीप ने कुछ सोचते हुए कहा, यह बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। यह लोग अचानक कैसे आ गए? हो सकता है कोई काम हो यहाँ। उधर अनुज और प्रीता जब रोहिणी जी के कमरे में गए तो वह सोई हुई थी। दोनों ने माँ के पैर छुए तो महसूस किया कि उनका शरीर तो बुखार के कारण तप रहा है। उनके आसपास कोई दवाइयाँ भी नहीं रखी थी। अरे माँ को तो तेज़ बुखार है, अनुज ने बेचैन होते हुए बोला। तभी प्रीता भी इधर उधर नजरें घुमाई और बोली, लेकिन आसपास कोई दवाई भी नहीं रखी। तभी अनुज ने अपने बड़े भाई को आवाज़ लगाई, भाई जरा यहाँ तो आइए। उसी समय रोहिणी जी की भी आंखें खुल गईं और अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम कब आए? तुमने तो बताया भी नहीं, माँ खुश होकर कहने लगी। तो अनुज बोला, वो सब छोड़िए माँ, आप यह बताइए आपको इतनी तेज़ बुखार है, आपने कोई दवाई क्यों नहीं ली? उसी समय रोहिणी जी उठने की कोशिश करने लगी तो प्रीता और अनुज ने उन्हें सहारा देकर बैठाया। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा बुखार है। क्या माँ, यह थोड़ा सा बुखार है? आपका बदन तप रहा है और आप इसे थोड़ा सा बुखार बोल रही हैं? अनुज ने फिर से अपने भाई को आवाज़ लगाई तो दिलीप बोला, हाँ हाँ अभी आया। उसी समय दिलीप और उसकी पत्नी वर्षा दोनों दौड़ते हुए रोहिणी जी के कमरे में आए तो अनुज ने कहा, माँ को इतनी तेज़ बुखार है और आप लोगों को परवाह तक नहीं। माँ के पास कोई दवाई भी नहीं रखी। तो दिलीप ने कहा, हाँ मैंने वर्षा को बोला भी था कि दवाई वगैरह माँ के पास ही रख दिया करो, लेकिन तेरी भाभी भी ना घर के सारे काम करते करते फुर्सत ही नहीं मिली होगी बेचारी को, इसलिए शायद मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी होगी उसने। उसी समय रोहिणी जी दर्द से कराहने लगी तो अनुज और प्रीता ने उनको सहारा देकर उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। चेकअप करने के बाद पता चला कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और शुगर भी कंट्रोल में नहीं है। माँ, क्या आपने दवाइयाँ नहीं खाई? प्रीता ने पूछा तो रोहिणी जी बोली, बेटा वह बात यह है कि 1 महीने से मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई थी। यह सुनकर अनुज और प्रीता हैरान रह गए। वे सारी दवाइयाँ लेकर उन्हें घर लेकर आए और कमरे में लिटाकर सबसे पहले उन्हें कुछ खाने को दिया और फिर दवाइयाँ खिलाई। थोड़ी ही देर में रोहिणी जी को नींद आ गई। अनुज गुस्से से अपने बड़े भाई के कमरे में गया तो देखा वो कमरे में नहीं था और उसकी भाभी आराम फरमा रही थी। भैया कहाँ हैं भाभी? अनुज ने गुस्से में बोला तो वर्षा घबरा गई और हड़बड़ाती हुई बोली, वो क्या है ना, आपके भैया बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए हैं। उसी समय दिलीप घर पहुंच गया। क्या बात है छोटे, इतने गुस्से में क्यों हैं भैया? आप एक बात बताइए, आपने माँ को दवाइयाँ क्यों नहीं ला कर दी? और जब माँ की हालत बिगड़ गई तब भी आप डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। जानते हैं, माँ ने 1 महीने से टीबी और डायबिटीज़ की दवाइयाँ नहीं खाई हैं। यह सुनकर दिलीप और वर्षा एक दूसरे को देखने लगे। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ भैया, माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए थे या नहीं?
अरे वो मैंने वर्षा को कहा था कि मुझे टाइम नहीं है, तो तुम ले जाना। क्यों, ऐसे कौन से काम में बिजी थे जो इतना ज़रूरी काम करने के लिए वक्त नहीं था आपके पास? तो फिर वर्षा घबराती हुई बोली, मैं तो दिन भर इतना काम करके थक जाती हूँ, मैं कैसे लेकर जाती? डॉक्टर के पास दोनों पति पत्नी आपस में ही बहस करने लगे तो दिलीप के गुस्से में अपनी पत्नी को ही तमाचा जड़ दिया। पति के हाथ थप्पड़ खाकर वर्षा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसी समय तपाक से बोली, अच्छा जब हाथ में पैसे आ गए थे तो शराब पीने चले गए, रात को नशे में धुत होकर घर लौटे थे आप, और अब सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे हो। इलाज के लिए पैसे भेजे गए, पैसों से शराब पीने की बात सुनते ही अनुज गुस्से से कांपने लगा और एक जोरदार तमाचा अपने भाई के मुंह पर मार दिया। पूरा घर उस थप्पड़ की गूंज से गूंज उठा। दिलीप अपने गाल पर पड़े थप्पड़ से वहीं गिर गया। वह चाहता तो मुकाबला कर सकता था, किंतु वह चुप रहकर अपना गुस्सा पी गया, क्योंकि अनुज और प्रीता के कारण ही उसके परिवार का पालन पोषण हो रहा था। इसलिए दिलीप और उसकी पत्नी वर्षा चुपचाप पत्थर की मूर्ति बनकर खड़े रहे। तभी प्रीता ने कहा, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे ऐसा व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे, जैसा तुमने अपनी माँ के साथ किया है। भाभी, अपनी देवी समान सास की सेवा करने के बजाय आप उन्हें जीते जी मारने पर तुली हुई हैं। फिर अनुज बोला, हम जो हर महीने इतने पैसे आप लोगों के पास भेजते थे वह सब कहाँ गए? कल जो पैसे मैंने माँ के इलाज के लिए भेजे थे उसमें से थोड़े से पैसे भी आप उनके इलाज पर खर्च नहीं कर सके, सारे पैसे आप दोनों हजम कर गए। इतना कहकर अनुज और प्रीता माँ के कमरे में चले गए। अनुज ने अपनी पत्नी प्रीता को कहा, प्रीता तुम माँ का खास ख्याल रखना, उनकी पूरी सेवा करना और जो भी उनका खाने का दिल करे उन्हें तुरंत बना कर देना। ऑफिस का काम मैं संभाल लूँगा, लेकिन माँ की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर काम 2 दिन में हो गया तो हम परसों तक घर के लिए निकल जाएंगे और माँ की तबीयत जैसे ही संभल जाएगी तुम उनका सामान पैक कर लेना। इस पर प्रीता ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं माँ के पास ही हूँ, उनका अच्छे से ख्याल रखूँगी। आप जाइए। अपनी पत्नी से पूरी तरह आश्वस्त होकर अनुज घर से चला गया। उसे ऑफिस का काम करते करते शाम हो गई। प्रीता ने अपनी सासू माँ के लिए खिचड़ी बनाई, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें हल्का फुल्का खाने को बोला था। खिचड़ी बनाकर उसने उन्हें अपने हाथों से खिलाई, उसके बाद दवाई खिलाई और थोड़ी देर के बाद फल काटकर उन्हें खिलाने लगी। रोहिणी जी के शरीर में अभी दर्द बना हुआ था तो प्रीता ने उनकी टांगें भी दबाई। अपनी बहू से इतनी सेवा पाकर रोहिणी जी तो उसे आशीर्वाद ही दिए जा रही थी। दिलीप और वर्षा प्रीता को अपनी माँ की देखरेख करते देख जलते जा रहे थे। इसी जलन के कारण वर्षा ने रसोई घर में किसी के लिए खाना नहीं बनाया, लेकिन जब प्रीता ने सभी बर्तन खाली देखे तो वर्षा को दाल चावल और रोटी बनाने को बोला। अब वर्षा उसे कैसे मना कर सकती थी। चुप करके उसने सब कुछ बना दिया। खाना खाते हुए प्रीता ने रोहिणी जी से पूछा, माँ जी आपका भी कुछ खाने का मन है तो बताइए, मैं बना लाती हूँ। तो माँ ने मना कर दिया। प्रीता अपने कॉलेज के किस्से सुनाकर रोहिणी जी को खूब हंसा रही थी, जिस कारण रोहिणी जी अपना दुख दर्द सब भूल चुकी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद आज वह पहली बार हंसी थी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनकी जिंदगी में खुशियाँ फिर से लौट आई हैं। रोहिणी जी के सिर में तेल की मालिश करते हुए
प्रीता ने वर्षा को सबके लिए डिनर बनाने को बोल दिया। नाक मुंह सिकोड़ती हुई वर्षा सारे काम करती रही और अपनी मदद करने के लिए अपने पति दिलीप को भी उसने बर्तन धोने के काम पर लगा दिया। बच्चे भी अपनी चाची के साथ खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे। आज पूरा घर खुशियों से चहक रहा था। अनुज को रात को घर आते आते 10 बज गए। जब घर आया तो अपनी माँ का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह भी सबके साथ हंसने बोलने में मस्त हो गया था। अपनी माँ के पास आया और उनके चरणों में बैठकर बोला, माँ अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे देख तो, एक ही दिन में भली चंगी हो गई हूँ। तेरे और प्रीता के आने से मेरा कमरा तो गुलजार हो गया। मेरी बच्ची ने मेरा दिन भर बहुत ख्याल रखा। पूरा दिन एक पैर पर खड़ी रही और ऊपर से अपने कॉलेज के किस्से सुनाकर मुझे इतना हंसाया जितना मैं आज तक नहीं हंसी थी। सौभाग्यवती रहो बहू, रोहिणी जी ने उसे गले लगाते हुए कहा। तो प्रीता बोली, अरे आप भी तो दुनिया की सबसे अच्छी सासू माँ हैं। फिर प्रीता ने अपने पति को देखते हुए कहा, अच्छा आप तो बताइए काम पूरा हुआ या नहीं? तो अनुज बोला, हाँ प्रीता काम तो हो चुका है, लेकिन आज मैं बहुत थक गया हूँ ना। जाने इस काम को ख़त्म करने के चक्कर में कहाँ कहाँ भटकना पड़ा। कल घर पर आराम करके परसों यहाँ से निकलेंगे, फिर तो न जाने कब यहाँ आना होगा। फिर रोहिणी जी ने कहा, हाँ मेरे बच्चों खूब मस्ती करो। थोड़ी ही देर में प्रीता रोहिणी जी के लिए दलिया बनाकर ले आई और अपने हाथों से दलिया खिलाने लगी। तभी वर्षा आई और बोली, खाना तैयार है भाभी, खाना माँ के कमरे में ही ले आना, हम सब यहीं बैठकर खाएंगे। उधर वर्षा प्रीता की यह बात सुनकर तिलमिला उठी, लेकिन चुपचाप सब काम करती रही क्योंकि कुछ बोल नहीं सकती थी। यह सोचकर कि अगर लोग हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारा खर्च कैसे चलेगा। लेकिन उन्हें अभी तक यह मालूम ही नहीं था कि वे दोनों रोहिणी जी को अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। जब अनुज और प्रीता के जाने का वक्त आया तो वह दोनों माँ का सामान भी पैक करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख वर्षा दौड़ी दौड़ी आई और फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे यह क्या माँ जी का सामान क्यों पैक कर रहे हैं? आप माँ जी कहाँ जा रही हैं? फिर प्रीता ने कहा, भाभी हम माँ जी को अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। यह बात सुनते ही वर्षा और दिलीप दोनों हैरान रह गए। दिलीप घबरा कर बोला, नहीं नहीं, हम माँ का पूरा ध्यान रखेंगे, तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम माँ की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। क्यों माँ, आप ही कुछ बोलिए ना। बड़े बेटे दिलीप की यह बात सुनकर रोहिणी जी के चेहरे पर दुख नजर आ गया और बोली, बेटा जब तेरा पहली बार स्कूल में दाखिला करवाया था तो मैं हर थोड़ी देर बाद देखने जाती थी कि कहीं तू रो तो नहीं रहा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि तुम्हारी आँख से एक आंसू भी गिरता था तो मैं परेशान हो जाती थी। पर मुझे हैरानी है कि आज वही बेटा रात दिन बहते हुए मेरी आँखों के आंसू क्यों नहीं देख पाया। थोड़ा सा प्यार और सम्मान ही तो मांगती थी मैं तुम लोगों से। इतना कहते हुए रोहिणी जी की आंखें फिर से नम हो गईं। फिर अनुज बोला, नहीं भैया, आप पर भरोसा करके हम पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अब वह गलती हम दोहराना नहीं चाहते। माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी और यह तय हो चुका है। अनुज की यह बात सुनकर दिलीप और वर्षा दोनों गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पर वह आज तक रुपए लेते आए थे। माँ तो उनके लिए एटीएम कार्ड की तरह थी, इसलिए वे खूब आग्रह करने लगे कि माँ उनके साथ ही रहेंगी। लेकिन उनकी सुनने वाला कौन था? छोटा बेटा और बहू अपनी माँ को अपने साथ गुड़गांव ले गए। अब ना तो दिलीप के हाथ में उनके पिताजी की पेंशन आ रही थी और ना ही अनुज उन्हें कोई पैसा भेजता था।
वर्षा और दिलीप को अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि यदि वे माँ की थोड़ी सी देखभाल कर लेते तो आज उन्हें यह दिन ना देखना पड़ता। माँ के जाने के साथ ही दिलीप की दुकान का काम धंधा बिल्कुल ठप हो चुका था। पैसों की कमी के चलते दिलीप ने अपनी दुकान से नौकरों की छुट्टी कर दी और नौकरों वाले सारे काम खुद ही करने लगा। वह इतना शिक्षित भी नहीं था कि कोई अच्छी नौकरी कर सके। पैसों के अभाव में वर्षा हर रोज़ अपने पति दिलीप के साथ झगड़ा करती। इस बात का इल्ज़ाम वे दोनों एक दूसरे पर थोपते रहते थे। उधर गुड़गांव जाकर प्रीता ने रोहिणी जी के लिए एक फुल टाइम मेड रख ली थी। उनकी तबीयत सुधरने के लिए रोज़ सुबह शाम योगा करवाने के लिए योगा टीचर भी रख ली। महीने भर के अंदर रोहिणी जी भली चंगी हो गईं। वे लोग जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी की वृद्ध महिलाओं ने अपना एक समूह बनाया हुआ था। रोहिणी जी उस समूह की एक मेंबर बन गईं। समूह की सभी महिलाओं के साथ मिलकर योगा, मेडिटेशन, समाज सेवा के कार्य करने के साथ साथ मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजनों में भी उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अपनी बीमारियों और परेशानियों के कारण जो रोहिणी जी अपने जीवन को जीना ही भूल गई थी, वे अपने सभी शौक दोबारा से एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जीने लगी। वे हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं और जी भर कर अपने बेटा बहू पर प्यार लुटाती। और उधर दूसरी तरफ दिलीप और वर्षा अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से जी रहे थे। उन्हें दिन पर दिन कारोबार में नुकसान ही होता चला गया और एक दिन ऐसा आया कि उनका सारा कारोबार था वह ठप हो गया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वह अपनी माँ के पास गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन माँ ने उन्हें माफ़ नहीं किया और वह अपना समूह लेकर वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, अनुज और प्रीता ने अपनी माँ के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।